भारत शुरुआत से ही ना एक महाद्वीपीय आकार का देश रहा है, ठीक है, लेकिन इसको उपमहाद्वीप बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देखिए 3 वर्ड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में 2 ही है, लेकिन 3 वर्ड यहाँ पर आपको समझना होगा। एक होता है महाद्वीप, दूसरा होता है, सबसे पहले तो द्वीप को ही समझना होगा, ठीक है, एक महाद्वीप और एक उपमहाद्वीप, ठीक है। इसको आइलैंड बोलते हैं, इसको कॉन्टिनेंट, इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आइलैंड क्या होता है, यानी कि द्वीप क्या होता है, तो एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप बोलते हैं। सिंपल वे में आप समझिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे ये छोटे छोटे द्वीप हैं, तो ये देखिए चारों तरफ पानी है इसका, और यहाँ पर ये स्थल खंड है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक द्वीप है, आइलैंड है, ठीक है। और इसी चीज को यदि बड़े स्तर पर देखा जाए, बहुत बड़े स्तर पर, तो उसको बोलते हैं महाद्वीप है, जैसे कि एशियन महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इस तरीके से, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट होते हैं। यानी बड़ा स्थल खंड जो पानी से घिरा हुआ हो, उसको बड़े बड़े द्वीप को महाद्वीप बोलते हैं, सिंपल चीज़ है। और भारत भी एक महाद्वीप का आकार का लगता है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप के अंदर है, और चूंकि इसका साइज बड़ा है इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक ड्रॉ करें इस तरीके से, तो सबसे छोटा अगर इधर बनाते हैं, इधर छोटा अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर द्वीप होगा, ठीक है, और यहाँ पर उपमहाद्वीप होगा, यहाँ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बड़ा, अगर यहाँ बड़ा सबसे बड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर होगा महाद्वीप, ठीक है। इस तरीके से पहले छोटा, फिर उपमहाद्वीप, फिर बड़ा महाद्वीप, इस तरीके से साइज के हिसाब से ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत शुरुआत से ही उपमहाद्वीप रहा है, हालांकि महाद्वीपीय आकार है इसका। अब आप देखिएगा यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप, तो उसका जो साइज है वो लगभग भारत के साइज से ही मिलता जुलता देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इतना से बड़ा नहीं है। अब भारत अकेले एक देश है, और यूरोप में कई सारे देश हैं छोटे छोटे, है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि महाद्वीपीय आकार है, लेकिन एक्चुअल में ये एक उपमहाद्वीप है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। इसके चौहद्दी की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में देखिए डायरेक्शन, आपको एक चीज़ बताते हैं, कभी भी मैप पर जो है ना डायरेक्शन जो है इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, और इधर ईस्ट दाहिने साइड में यानी कि पूरब, और इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। कभी भी मैप में देखिए ज्योग्राफी तो हमने बताया नहीं अभी तक, लेकिन ज्योग्राफी में जब भी आप पढ़िएगा तो मैप कैसे बनाते हैं, या फिर मैप का जब क्लास होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही देखना होता है कि डायरेक्शन किस तरीके से होता है। तो कभी भी 2 डायमेंशनल फिगर पर डायरेक्शन इसी तरीके से होगा, ठीक है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर दाहिने साइड यानी कि राइट साइड, और वेस्ट लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्तर में जो है हिमालय, ठीक है, हिमालय का ये एरिया पूरा उत्तर में घेरा हुआ है भारत को, ठीक है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक, और पश्चिम में अरब सागर, ये अरब सागर है, अरब सागर से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है, समझ में आ रहा बात। ये भारत का चौहद्दी है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक का एरिया पूरा भारतीय उपमहाद्वीप को एक प्राकृतिक और सुसंगठित आकार देता है, ये आप कह सकते हैं। अभी सोचिए ना, नेचुरली ये चीज़ें से बचाता है हमको। अगर साइबेरियन इलाके का जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, जिससे हम लोगों को बचा देता है हिमालय, और कई सारे खतरों से बचा लेता है ताकि ऊपर से कोई अटैक न करे, नीचे जल वगैरह है, ठीक है। तो कई तरीके से ये एक देखने में भी लगता है ना कि भारत बाकी की सारी कंट्री से मतलब कुछ अलग ही फिगर इसका देखने को लगता है, ठीक है, जो नेचुरली है, इसे बनाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक चीज़ आपको हम बता देंगे कि भारत में हम जिसे देखिए, ये बात सही है कि ब्रिटिश के आने के पश्चात, भारत में जब ब्रिटिश आए थे उसके बाद ही भारत को मतलब
भारत में नेशनलिज्म का भाव आया था, राष्ट्रवाद के भाव आए थे, यानी कि पूरा देश एक है, भारत एक है, ये वाला जो भाव आया ये ब्रिटिश के आने के पश्चात ही हुआ है, राष्ट्रवाद का हुआ, क्योंकि उसी समय आधुनिक युग का शुरुआत हो रहा था। तो अलग अलग कंट्री में भी, अलग अलग कंटिनेंट में भी ये नेशनलिज्म का भाव आया था। जैसे फ्रांस में आप देखिएगा, आगे चल करके सब आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी टाइम जो है ना भारत में भी नेशनलिज्म का विचार डेवलप हुआ था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पहले भारत में भारत को एक देखने का नज़रिया नहीं था। आप प्राचीन काल में भी देखिएगा कि भारत, मतलब प्राचीन काल में भी आप देखिएगा कि भारत को एक संयुक्त रूप में देखने का नज़रिया रहा है, चेतना रहा है, वैसे सोच रहे हैं। कैसे? देखिए, प्राचीन साहित्य में या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट का जिक्र किया गया है, जम्बू द्वीप नाम का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जम्बू द्वीप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जम्बू द्वीप नाम का जिक्र किया गया है। जम्बू द्वीप क्या होता था कि एक्चुअल में ये एक धारणा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे जम्बू द्वीप का ऐसा धारणा है कि इसमें बोला जाता है कि पूरा जो, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ, धरती के केंद्र में, ऐसे जैन साहित्य में तो बोला जाता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में जम्बू द्वीप है। लेकिन ज़्यादातर बौद्ध साहित्य है, पुराण है, ये सब चीज़ों में बोला जाता है, धार्मिक ग्रंथों में, कि जम्बू द्वीप जो है मानव जहाँ पर रहते हैं, मानव जहाँ पर निवास करते हैं, उसका केंद्र है जम्बू द्वीप। और इसे 9 खंडों में विभाजित किया गया, 9 भाग में तोड़ा गया है, जिसमें इधर आप देखिएगा एरावत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, हिरण्य क्षेत्र है, फिर हरि क्षेत्र है, भारतवर्ष है, ऐसे कई सारे क्षेत्र बनाए गए थे, यानी कि तोड़ा गया था। ठीक है, उसी में तोड़ा जो गया है, यानी कि जम्बू द्वीप को 9 खंडों में तोड़ा गया है। तो ये जो भारत का इलाका है, ये भी एक जम्बू द्वीप का खंड है। ठीक है, अभी भी पूजा पाठ जब होता है ना, पूजा वगैरह पंडित जी जब करवाते हैं, तो वहाँ एक कुछ श्लोक वगैरह या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं, तो हमने भी सुना है कई बार, जहाँ पर बोला जाता है कि आर्यवर्ते जम्बू द्वीप भरत खंडे, ऐसे करके। तो आप देखिएगा वायु पुराण या आपको भागवत पुराण में मिल जाएगा ये चीज़ें। तो हम ये बोल रहे कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब देखिए जम्बू द्वीप ये सारा इलाका है, ठीक है, ऊपर में रसिया से लेकर के इधर चाइना और तुर्की, ये क्या बोलते हैं, कोरिया, फिर मंगोलिया वगैरह, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, ये सब इधर भारत पूरा जम्बू द्वीप का ही एरिया है। और ऐसा माना जाता था कि ये धरती के सेंटर में है। जैन साहित्य तो ब्रह्मांड के सेंटर में इसको मानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शुरुआत के जो लोग होते थे, यानी कि जो चिंतक होते थे, उनका भी ये धारणा रहता था कि हम इसको एक करके देखें। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो आचार्य चाणक्य हैं, उनके अर्थशास्त्र का बुक में ये लिखा भी गया है कि जो इस खंड पर, यानी कि जम्बू द्वीप पर तो नहीं, लेकिन जो इस खंड पर मतलब कोई एक शासक यदि शासन करता है तो उसको चक्रवर्ती शासक बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि जम्बू द्वीप के पूरे एरिया पर जो शासक कब्जा कर ले सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है, उसको चक्रवर्ती शासक बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भारत पे भी किया जाता है तो उसे बोला जाएगा। वैसे 1-2 एग्जाम्पल है, जैसे कि सागर चक्रवर्ती हैं, भरत चक्रवर्ती हैं, ये सब जो है इस वाले इलाके पर कब्जा किए थे, अपना कंट्रोल किए थे। ये सब प्राचीन साहित्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बात करेंगे इतिहास को कैसे देखते हैं अगली, मतलब आगे के क्लासों में, कि किस तरीके से इसका सोर्स क्या है, किस आधार पर ये सब बोला जाता है इतिहास में, तो उसका बात भी करेंगे। 2 तरीके के इतिहास होते हैं, एक पुरातात्विक होते हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक का मतलब पुराने वस्तुएं वगैरह, अगर पुराने तत्व वगैरह मिलते हैं, उन सब चीज़ों से अनुमान लगाया जाता है। और एक पुराने जो साहित्य वगैरह लिखे जाते हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि इतिहास में ये चीज़ें हुआ है। ठीक है, समय के साथ साथ ही इसमें बदलाव भी होते रहते हैं, जाहिर सी बात है, होगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम फिर से आते टॉपिक पर। हमने ये बताया कि भारत को एक संयुक्त रूप में देखने का जो नज़रिया रहा है कि भारत एक है, ये ब्रिटिश के आने के पश्चात, ठीक है, नेशनलिज्म का भाव है, लेकिन ये प्रक्रिया प्राचीन काल से भी था। हम बताएं ना कि जम्बू द्वीप यानी कि जो पूरे भारत पर जो कंट्रोल कर सकता है, भरत खंड, जो पूरे भारत के खंड पर जो कंट्रोल कर सकता है, उसको चक्रवर्ती शासक बोलेंगे। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा चेतना नहीं रहा था।
ठीक है, स्टार्टिंग में भी ऐसा चेतना रहा है प्राचीन साहित्य में, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ये चीज़ें क्लियर हो गया। दूसरा एक बात आता है ये कि इस भारतीय इलाके पर कंट्रोल करना किसी भी शासक के लिए, ठीक है, कि अखिल भारत को हम कंट्रोल करें, पूरा अखंड भारत के ऊपर हमारा शासन हो, इस पर कंट्रोल हमारा रहे, मुश्किल रहा है। व्यवहारिक तौर पर कठिनाई बहुत ज़्यादा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखिए ना, इधर पहाड़ी इलाका, इधर मैदानी इलाका, इधर पठारी इलाका, इधर फिर वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, इधर मिलेंगे, जनजातीय विशिष्टता आपको देखने को मिलेगा। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा रहा है भारत के अंदर। भाषा अलग अलग रहे हैं, खान पान अलग रहे हैं, रहन सहन अलग है, तो बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं। तो यहाँ पर कठिनाई तो रहा है, खास करके जो ये वाला इलाका है ना, सुदूर पूर्व वाला इलाका, ये वाला जो इलाका रहा है और ये दक्षिण का जो इलाका रहा है, इन सब इलाके में सुदूर दक्षिण और सुदूर पूर्व का जो इलाका रहा है, इसमें कंट्रोल करना किसी भी शासक के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा धीरे धीरे। कारण क्या है? इधर घने जंगल है, दुर्गम पहाड़ी है, इनका सांस्कृतिक विविधता अलग है, तो बहुत सारे अंतर पड़ते हैं। यहाँ भी वही हाल है, तो घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, विशिष्टता आपको देखने को मिलेगा संस्कृति में। तो इसकी वजह से औरंगजेब क्यों इधर 25 साल अपना बर्बाद किया, वही सब कारण है। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा धीरे धीरे करके। तो पूरे भारत पर कंट्रोल करना, एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाना किसी भी शासक के लिए मुश्किल रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने कोशिश नहीं किया। ठीक है, लोगों ने कई बार कोशिश किया है, ठीक है, और एक साम्राज्य बनाना भी है, लेकिन वो टूट गया, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला है। कारण क्या है? उसका भी कई सारे कारण होते हैं, सारा चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये बताते हैं कि ये अखिल भारतीय साम्राज्य बनाना है, पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाना है। इसकी शुरुआत सबसे पहले मगध साम्राज्य से हुआ था कि भारत में एक इलाका था, ये वाला इलाका गंगा के मध्य घाटी में, वहाँ मगध साम्राज्य का निर्माण किया गया था सबसे पहली बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं मगध, ठीक है, ये वाला इलाका में सबसे पहली बार जो है यहाँ ये गंगा घाटी है, ठीक है, उसके बीचों बीच एक स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है एक साम्राज्य, थोड़ा बहुत साम्राज्य तो इसको नहीं बोलते, राज्य बोल सकते, लेकिन छोटा है, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, ये लगभग 6ठी सदी ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 6ठी सदी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व। हालांकि अब ये नहीं बोलना है हमको बोलना है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसमें क्या मतलब ये कहानी है इसका, ये भी समझते हैं, थोड़ा सा मामला में समझ लेंगे हम लोग। देखिए, एक छोटे से एक ग्राफ के हिसाब से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ है 0, इधर 1 2 3 ऐसे डॉट 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 बहुत सारा, और इधर में 1 2 और इधर 3 ऐसे डॉट 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 बहुत सालों तक जाएगा। ठीक है, एक अब छोटा सा चीज़ समझिए। देखिए, ईसा पूर्व का कहने का मतलब हुआ कि ईसा मसीह का जन्म इस समय से माना गया है, ऐसे लोग मानते हैं। तो इसके पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो इसके पहले के टाइम, और ईस्वी का मतलब होता है, अगर मान लेते हैं हम बोले सिर्फ ईस्वी, ठीक है, अरे यार देखो, अगर मान लेते हैं हम सिर्फ बोले ईस्वी, ठीक है, तो ईस्वी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के बाद। ठीक है, लेकिन अब वैसा नहीं, ये धार्मिक मामला है। ठीक है, इस पर एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी बता दें, बता ही देते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट अब दो, ठीक है, कंफ्यूजन दूर करते हैं। ठीक है, देखिए, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, अभी के हिसाब से चल रहा है, और दूसरा कॉमन एरा। ठीक है, ताकि धर्म का कोई मामला ना हो। यहाँ ईसा मसीह ईसाई धर्म से डिनोट हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं अब दुनिया में कि नहीं, हम धर्म को क्यों मतलब बीच में सेंटर में लेकर के चले, हम धर्म निरपेक्ष वाला काम करेंगे, सेकुलर वाला भाव लेके आया है, तो BCE मानेंगे, यानी कॉमन एरा एक मानेंगे। 0 को कॉमन एरा मान, ये 0 से ले रहे हैं, 0 से इधर के एज को मान रहे हैं, 0 से इधर के एज को मान रहे हैं कॉमन एरा यानी कि CE, और 0 के इधर यानी कि बिफोर कॉमन एरा से पहले। समझ आ रहा बात?
तो अब यही मानना है, ठीक है, ये सब भूल जाओ अब, ठीक है, अब ये सब नहीं बताते हैं, ठीक है ना। वैसे ईसा मसीह का जन्म चौथी छठी BC में हुआ था। ये BC फीसी क्या है, बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे यदि आप बोलिएगा तब, ठीक है, नहीं तो छोड़ो। अभी मॉडर्न युग में हम लोग जी रहे हैं, तो अभी जो है स्थिति क्या बताया जा रहा है कि अभी आप CE बोलो इधर का BCE बोलो, ठीक है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा बोलो। तो मगध साम्राज्य का जो उद्भव हुआ है वो 6 BCE में हुआ है, ठीक है, यानी कि छठी बिफोर कॉमन एरा में, ठीक है, यानी कि 0 से पहले 6, ठीक है ना, ये 3 है तो छठी यानी कि 600, ध्यान रखना 600, छठी शताब्दी का मतलब 600, इतना समझना। शताब्दी 100 साल का एक शताब्दी होता है ना, ऐसे समझना, ठीक है। तो 6 BCE में आपको मगध साम्राज्य का उद्भव यहाँ पर दिखेगा। देखिए ना, यहाँ भी लिखा हुआ है 544 से 367 के बीच BCE, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो देखिए अब यहाँ 544 लिखा, आप फिर कंफ्यूज होइएगा कि तो आप छठी बोल रहे। देखिए 500 से ऊपर 600 से नीचे होता है छठी शताब्दी, 600 से ऊपर 700 से नीचे होता है 7वीं शताब्दी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ 300 से ऊपर और 400 से नीचे, तो इसको चौथी शताब्दी बोलेंगे, ठीक है ना। फिर से टॉपिक पर आते हैं। इसमें अगर कन्फ्यूजन लगा हो तो आप हमें बताइएगा, इस पर एक डिटेल में बताएंगे क्योंकि इसका डिटेल है। देखिए अब ईसा मसीह का जन्म जो है ना 0 में तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी 0 से लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक ईसाई धर्म का एक जो राइटर था उसने क्या कर दिया था कि लिख दिया है 0 से हुआ था 4 BCE में, 4 या 6 BCE में। एक्चुअल डेट किसी को नहीं पता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको जानने का इच्छा है तो आप बताइएगा, हम एक वीडियो छोटा सा 5-10 मिनट का बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ BCE आपको समझ आ गया। 0 से पहले, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो माइनस में जाएंगे तो कभी तो 0 आएगा ना। 2023, 1900, 1800, 1400 ऐसे करते करते 0 में आएंगे। तो 0 से कॉमन एरा शुरू हुआ। अभी हम लोग 2025 कॉमन एरा में चल रहे हैं। तो 0 से पीछे जाएंगे तो बिफोर कॉमन एरा, अभी से मतलब कॉमन एरा से पीछे के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में साम्राज्य बनाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहा है वो मगध साम्राज्य में बना है छठी शताब्दी में, ठीक है। छठी शताब्दी BCE ऐसे बोल सकते हैं, यानी 6 BCE, 600 BCE ऐसे बोलना है, ठीक है। 6 नहीं, 600 BCE, ठीक है। इसके आगे चल करके ये 400 BCE तक, इसके आगे चल करके क्या हुआ कि चौथी शताब्दी में आपको जो है यहाँ पर मिलेगा 400 BCE, ठीक है। यानी चौथी शताब्दी में, चौथी सदी ईसा पूर्व ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि BCE, चौथी सदी बिफोर कॉमन एरा में क्या हुआ कि एक बड़ा साम्राज्य बनने को तैयार हो गया, मतलब बन गया, मतलब वहाँ से शुरुआत हुआ था आप बोल सकते हैं। लेकिन अशोक के टाइम तक आते आते तो ये चरम सीमा तक पहुँच गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त स्टार्ट किए और अशोक तक आते आते ये साम्राज्य बहुत बड़ा बना। कैसे बना आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। देखिए पहले कहाँ ये छोटा सा राज्य था मगध, अब कहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ब्रह्मगिरी तक, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ठीक है। और इधर दक्षिण में ब्रह्मगिरी, उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, देखिए उत्तर ये है, ये पश्चिम है, तो ये वाला भाग कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का जो देखिए अभी बताए ना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये वाला इलाका कौन सा हुआ? नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट हो गया, है ना, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में ये इलाका आप देख सकते हैं, ठीक है। काबुल, ठीक है, गजनी, काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका, ठीक है, जो अफगानिस्तान में है। अब ध्यान देना, अफगानिस्तान में है ये इलाका, हिंदू कुश पर्वत के आगे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया था उत्तर पश्चिम का इलाका। उत्तर पश्चिम में काबुल, गजनी, कंधार तक, मतलब अफगानिस्तान तक का एरिया। दक्षिण में आप देखिए ब्रह्मगिरी तक का एरिया। इधर आप देखिएगा तो बंगाल तक का पूरा एरिया, ये बंगाल तक का पूरा एरिया। अभी तो ये बांग्लादेश टूट गया, उस समय नहीं था। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा एक अखिल भारतीय साम्राज्य, अखंड भारत जो चाणक्य का सपना था उन्होंने बनाया। एक अखिल भारतीय साम्राज्य सबसे पहली बार मौर्य एम्पायर में बनाया गया था,
ठीक है, कब? चौथी शताब्दी के लगभग चौथी BCE में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये कब तक चला? इसको बोलते हैं मौर्य काल। क्या बोलते हैं इसको? मौर्य काल। ठीक है, और ये कब से कब तक चला? तो 400 BC से लेकर के 400 BCE से लेकर के आप इसको बोल सकते हैं कि 200 BCE तक। ठीक है, यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के आप बोल सकते हैं, यहाँ पर तो 250 BCE लिखा है, तो आप दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरी सदी ईसा पूर्व, यानी कि दूसरी सदी BCE तक आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ से तो शुरू हुआ था, तो आप इसको 250 भी लिख सकते हैं। वैसे अरे कैसे इसको लिखे, देखिए यहाँ पर चौथी से लेकर के आप इसको लिख सकते हैं दूसरी सदी ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऐसे लिखिए। लगभग आप ये जो काल रहा है इसका 150 साल तक ये शासन में रहा है, यानी कि लंबे टाइम तक नहीं रह पाया ये कंट्रोल, 150 सालों तक रहा है। ठीक है, मौर्य काल। इसके बाद क्या आता है? मौर्योत्तर काल। मौर्य के बाद मौर्योत्तर, यानी कि मौर्य प्लस उत्तर, यानी मौर्य के बाद का काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल इसको बोलते हैं। तो वो मौर्योत्तर काल मौर्योत्तर काल। ठीक है, ये कब से कब तक लगा? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी ईसा पूर्व तक, सॉरी तीसरी सदी तक आप बोल सकते हैं, ईसा पूर्व नहीं, तीसरी सदी तक। ठीक है, यानी कि यहां से आप बोल सकते हैं कि अरे यार एक चीज सुनो, आपको एक चीज बताता है। ठीक है ना, ये जो 250 BCE है ना, ये आप थोड़ा सा इसको हटाओ इसको। ठीक है, आप बस इतना ये ध्यान में रखो जो हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये सब हटाओ। देखो आप इसको हटाओ ये सब। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो चौथी से दूसरी सदी से पूर्व तक। ठीक है ना, जो लिख रहे हो वो ध्यान रखो। ये सब पता नहीं इसका डेट ये सही है या फिर नहीं है, तो आप उधर हटाओ, मैप का हटाओ, वो गूगल से डाउनलोड किया हुआ मैप है, तो उसका क्या ही जो बता रहे हो उस पर ध्यान रखो। ठीक है, ये रिसर्च बेस्ड है। तो अब देखो, मौर्योत्तर का दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर के BCE यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ CE, कॉमन एरा में पहुँच गए। ठीक है ना, देखो ध्यान से, मौर्योत्तर काल। अब एक चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, शुरुआत में मगध, देखो कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत सारा, क्लियर कर देते हैं 1 मिनट में। शुरुआत में मगध साम्राज्य डेवलप हुआ गंगा घाटी में। ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, यानी 6ठी सदी BCE में। ठीक है, और वो कब तक चला? चौथी सदी BCE तक, ऐसा मानो। फिर चौथी सदी BCE से लेकर के दूसरी सदी BCE तक मौर्य काल आया, मौर्योत्तर काल, सॉरी मौर्य काल आया, यानी मौर्य पर लगभग 150 सालों तक इसका शासन रहा। ये एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया, कौन? मौर्य एम्पायर। ठीक है, मौर्य एम्पायर। और उसके बाद फिर मौर्य एम्पायर टूट गया, यानी विघटित हो गया, तो कई सारे छोटे छोटे राज्य बन गए पूरे देश के अंदर। ठीक है, अब जो राज्य टूटा उसमें कई सारे छोटे छोटे राज्य बने, और वो राज्य बहुराज्य व्यवस्था उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बहुराज्य व्यवस्था। ठीक है, अरे यार एक ही जो लिखना था, बहुराज्य व्यवस्था बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे राज्य बन गए। जब बड़ा साम्राज्य टूटता है तो छोटे छोटे कई सारे राज्य बन गए। ठीक है, इसको बहुराज्य व्यवस्था बोलते हैं। मौर्योत्तर काल में, मौर्य के बाद। ठीक है, मौर्योत्तर काल कब से कब तक रहा? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर के, दूसरी सदी ईसा पूर्व, जहां से मौर्य काल खत्म हुआ, वहां से लेकर के तीसरी सदी तक पहुंच गया, यानी कि कॉमन एरा में आप देख सकते हैं तीसरी सदी में पहुंच गया है।
ठीक है, यानी 300 ईस्वी ऐसा समझो। ठीक है, ठीक है। अब इस समय जो छोटे छोटे राज्य थे, इस समय कोई मतलब शासक जो है ना अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं बना पाया, लेकिन एक शासक था कुषाण शासक, जिन्होंने एक साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश किया था, लेकिन वो भारत में नहीं कर पाए, भारत के बाहर कर पाए। आप देख सकते हैं मध्य एशिया का इलाका, इधर पश्चिम एशिया का इलाका, भारत में छोटे से इलाके पर बस ही यहाँ पर कब्जा किए हुए थे, यानी कंट्रोल था उनका। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो कुषाण का जो एरिया है, ये भारत में नहीं, भारत से बाहर तक का एरिया इन्होंने बड़ा बनाया था, एक साम्राज्य बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये भारत से बाहर था, अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं बना पाए। ठीक है, कुषाण शासक छोटे छोटे राज्य में आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर मौर्योत्तर काल के बाद फिर क्या आता है कि पहले मौर्य काल बड़ा साम्राज्य, फिर छोटे छोटे कई सारे बहुराज्य बना, यानी कि मौर्योत्तर काल। उसके बाद फिर एक काल आता है जिसको बोलते हैं गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो ये कहाँ तक खत्म हुआ, 300 CE में, यानी तीसरी सदी में। तो गुप्त काल 300 ईस्वी से लेकर के चलेंगे 600 ईस्वी तक, यानी कि तीसरी सदी से लेकर के छठी सदी तक। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं तीसरी सदी से लेकर छठी सदी। ठीक है ना, ये सब CE में है। किस में है? CE। ठीक है, ये भी CE में है भाई। तो ये तीसरा है और ये छठा है, इतना ध्यान रखना। 300 मानो यार, इसको 600 मानो, इतना ठीक है। ठीक है, तो 300 CE से 600 CE तक, यानी कि अब अब ईस्वी नहीं लिखते, यानी AD नहीं लिखते। पहले AD लिखते थे, एनो डोमिनी, लेकिन अब नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे BC लिखते थे ना, बिफोर क्राइस्ट, वैसे ही एनो डोमिनी, यानी कि उनके जन्म के बाद, ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो ये गुप्त काल का अब साम्राज्य आप देख सकते हैं। लेकिन इसने कोशिश किया था कि साम्राज्य बनाए, लेकिन इसका भी साम्राज्य आप देख सकते हैं कितना बड़ा रहा है। ये एरिया आप देख ही सकते हैं, ऐसे रह पाया इसका गुप्त का। कैसे? देखिए, ये काबुल और कंधार वाला इलाका तो छोड़ ही दो, कंट्रोल ही नहीं था इसका, यानी उत्तर पश्चिम में वो इलाका है ही नहीं, अफगानिस्तान वाला। दूसरा, इधर नर्मदा घाटी के इलाके से पश्चिम वाले इलाका में, दक्षिण में, नर्मदा घाटी जो है उसके दक्षिण में, यानी कि दक्षिण वाला इलाका पर कंट्रोल इनका नहीं रहा था प्रत्यक्ष रूप से। तो गुप्त एम्पायर छोटा ही रहा। ठीक है, इतना ध्यान रखो, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया। इसके बाद एक आता है गुप्त काल के बाद क्या आएगा, गुप्त उत्तर काल। इस काल को क्या बोलते हैं? गुप्त काल। ठीक है, उसके बाद आता है गुप्त उत्तर काल, यानी गुप्त के बाद का काल। वो आएगा कब से? छठी सदी से लेकर के 750 ईस्वी तक का मान सकते हैं। ठीक है, तो छठी सदी से लेकर के कितना, छठी सदी से लेकर आप 750 CE तक मान सकते हैं। ठीक है ना, 750 ईस्वी। ठीक है, अब ईस्वी नहीं, अब कॉमन एरा बोलना है। ठीक है, तो इस समय गुप्तोत्तर काल में एक शासक हुआ जो साम्राज्य बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये और भी छोटा रह गया, नहीं हो पाया इसे, जिसका नाम है हर्षवर्धन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर्षवर्धन एम्पायर डेवलप हुआ। अब ये सब टाइम फ्रेम पर उतना ध्यान मत देना भाई, क्योंकि ये पता नहीं सही है या गलत, आप इस पर ध्यान दो जो लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, देखो, तो हर्षवर्धन का काल जो है आप ये छठी सदी से 750 ईस्वी तक, यानी 750 CE का मतलब पूर्व मध्यकाल हो गया। ठीक है, का मध्यकाल का शुरुआत हो गया है। तो मध्यकाल को दो भाग में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश किया है लोगों ने। तो एक बैग तो नहीं आया ना मध्यकाल डायरेक्टली कि हाँ यहाँ से मानेंगे, तो उसके पहले का जो स्थिति है उसके बाद की स्थिति को बोलते हैं पूर्व मध्यकाल पहले, उत्तर मध्यकाल मतलब बाद में। तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब हर्षवर्धन का आप देखिए साम्राज्य कितना छोटा है, इसका तो कंट्रोल ही नहीं हुआ उतना, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल रहे कि प्राचीन काल का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा ही है। पहले मगध साम्राज्य शुरू हुआ छठी सदी में, चौथी सदी में स्टार्ट हुआ मौर्य काल, जो लगभग 200 साल तक 150 साल तक चला, यानी कि दूसरी सदी से तक। और फिर दूसरी सदी से लेकर के फिर से
आया 150 यहाँ तीसरी ईस्वी तक, ठीक है, तीसरा कॉमन एरा तक, जो आपको उसमें कुषाण शासक एक डेवलप होते हुए दिखेंगे, नहीं तो बाकी कोई शासक सब छोटे छोटे राज्य बन के रह गए। फिर उसके बाद गुप्त काल आएगा और उसके बाद गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल अभी चल रहा है। इसके बाद फिर आएगा पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल यानी कि 750 ईस्वी के टाइम में, ठीक है, 750 CE कॉमन एरा, 750 कॉमन एरा, इसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। अब तनाव मतलब सबको एक सीक्वेंस में हम लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बस आपको ये मैप थोड़ा सा दिखाना था हमको, क्योंकि ज़रूरी है उसके साम्राज्य वगैरह कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो पूर्व मध्यकाल में आप देखिए उत्तर भारत में क्या हुआ है। उत्तर भारत में प्रतिहारों ने क्या किया कि साम्राज्य बनाने की कोशिश किया, लेकिन बड़ा नहीं बन पाया। क्षेत्र संगठन किए हैं, ठीक है ना, क्षेत्रों का संगठित एरिया बनाया है, मतलब जोड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं बन पाया। प्रतिहारों का ये स्थिति रहा है इसी समय पूर्व मध्यकाल में। और इसी समय दक्षिण वाले इलाके में चोल साम्राज्य डेवलप होता है इसी टाइम में। वो उत्तर में प्रतिहार, दक्षिण में चोल साम्राज्य, ठीक है। चोल साम्राज्य का देखते हैं, यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं चोला एम्पायर का, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक कि श्रीलंका तक पहुँच गया है चोल साम्राज्य, ठीक है। और इधर ये प्रायद्वीपीय भारत तो पकड़ा ही, और इधर बंगाल के खाड़ी तक का इलाका पकड़ लिया है, ठीक है। तो चोल साम्राज्य डेवलप हो रहा था इसी टाइम में, ठीक है, इसी टाइम में, पूर्व मध्यकाल का टाइम में, ठीक है। आप चोल का एक और इमेजिनेशन देख सकते हैं, मतलब इमेजिनेशन क्या, वहाँ तक मतलब कहाँ तक उनका एरिया जा रहा था वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये भारत, ये श्रीलंका, और फिर इधर देखिए ये सब ये वाला इलाका पूरा बंगाल की खाड़ी तक, इधर भी इधर ऐसे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक चोला ऐसे गए हैं। तो इनका डिटेल आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी बस इतना ही आपको समझना है कि ये वाला इलाका उसी टाइम में डेवलप हुआ था, ठीक है। इतना इलाके पर वो कंट्रोल किए हुए थे। इसके बाद जो आता है पूर्व मध्यकाल के बाद का जो स्थिति आता है वो आता है तुर्की शासन जब डेवलप होता है, यानी पूर्व मध्यकाल के बाद आता है उत्तर मध्यकाल, ठीक है। इसको 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे उत्तर मध्यकाल आया। अरे यार उत्तर उत्तर मध्यकाल आया, ये 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक आप इसको मान सकते हैं उत्तर मध्यकाल, ठीक है। इस समय जो है यहाँ पर भारत में तुर्की के जो शासक थे उनका आक्रमण होता है, तुर्की राजवंश का स्थापना होता है यहाँ भारत में, जिसको बोलते हैं सल्तनत काल। उन्होंने वहाँ पर मतलब दिल्ली पर लोग एक मतलब राजगद्दी बनाए कि दिल्ली ये मेरा मेन सेंटर होगा, यहाँ पर राजगद्दी होगा और दिल्ली से ही पूरे भारत को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं सल्तनत काल, ठीक है ना। सल्तनत काल, ठीक है। ये आप 1192 से लेकर 1526 तक मान सकते हैं, ठीक है, सल्तनत काल। इस समय कई सारे राजवंश मतलब कई सारे वंश यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि इलबरी वंश हो गया, ठीक है। सबका नाम वैसे हम आगे बताएंगे तो अभी लिखने की जरूरत नहीं। इलबरी वंश हो गया, फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोदी वंश आते हैं। ये सब सल्तनत काल के राजवंश है जो तुर्की राजवंश है, और इसमें एक अफगान भी है। तो इसमें जो एक खिलजी वंश का एक शासक अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक साम्राज्य बनाने की कोशिश किया था, लेकिन वो भी अधूरा ही बन पाया। यही इलाका उसको कंट्रोल में मिला था, वही इलाका तक कंट्रोल कर पाया था भारत का। इसके बाद तुगलक वंश का एक शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या किया कि भारत को इससे और आगे बढ़ाया, और क्या किया कि भारत में लगभग एक अखिल भारतीय बनाया था। लगभग आप बोल सकते हैं, पूरा नहीं। देखिए तुगलक सल्तनत में यहाँ तक चला गया था, तो लगभग आप बोल सकते हैं कि ये वाला आप देख सकते हैं अखिल भारतीय बनाने की कोशिश किया था। लेकिन ये भी जो है काबुल, गजनी और कंधार वाला इलाका नहीं जीत पाया था। लेकिन हाँ, ये भारत पर लगभग कंट्रोल किया था। उड़ीसा का विभाग ये नहीं जीत पाया था,
ठीक है। तो ये भी एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने की कोशिश किया था तुगलक ने, लेकिन उसके बाद फिर ये भी ख़त्म। और तुगलक साम्राज्य के ख़त्म होने के पश्चात जैसे ही ये विघटन होना, मतलब ये ख़त्म हुआ, उसके बाद लोधी वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, उसके बाद ये साम्राज्य पूरा टूटने लगा, ठीक है। और टूट करके फिर से बहुराज्य व्यवस्था कायम हो गया, और फिर से बहुराज्य व्यवस्था कायम हुआ तो कई सारे राज्य छोटे छोटे बने, जैसे बंगाल, विजयनगर, बहमनी, गुजरात, मालवा, ये सब कई सारे राज्य जो है आपको क्षेत्रीय राज्य देखने को मिलेंगे जो टूट गए थे। सबका डिटेल में चर्चा होगा आगे चल करके, तो आप तनाव न लें। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद लोधी वंश में हरा करके, आपको पता होगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था, और हरा करके लोधी वंश को ख़त्म कर दिया। दिल्ली सल्तनत का कहानी ख़त्म 1526 में। उसके बाद मुगल शक्ति का नींव किसने रखा? बाबर ने रखा, पहली बार 1526 में, ठीक है। और उसमें बाबर, जहांगीर, उसके बाद अकबर आता है। तो अकबर जो है साम्राज्य निर्माण की कोशिश करता है, एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है, और वो काबुल, कंधार और गजनी वाला इलाका जो है वो पकड़ लेता है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और यहाँ तक कि ये अहमदनगर तक का इलाका पूरा वो पकड़ता है, ठीक है। ये अकबर एक साम्राज्य बनाता है, ये वाला इलाका अकबर के टाइम में ये कंट्रोल में आता है। और आगे चल करके अकबर का जो बेटा होता है जहांगीर, फिर शाहजहां, ये सब धीरे धीरे मतलब विस्तार कर ही रहे थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम में ये चरम स्थिति पर पहुंच गया था। औरंगजेब तो इसे कृष्णा नदी को भी पार कर लिया था। तो औरंगजेब यहाँ तक का इलाका पूरा कंट्रोल किया, ये पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य आप देख सकते हैं। और ये काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका तो कंट्रोल किए हुए था ही। तो आप देख सकते हैं मुगल के टाइम में औरंगजेब जो है अखिल भारतीय साम्राज्य बना पाया था। अब पूरे इतिहास में आप देखिएगा, ये मुगल का फिर 1707 में क्या होता है, डेड हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे, ठीक है, 1707 तक, ठीक है। उत्तर मध्यकाल को लेके जाएंगे। ये 1526 लिखे थे क्या उत्तर मध्यकाल में? यहाँ ये 1526 ना लिख करके 1707 लिखो यार, ठीक है। क्योंकि हम जो है मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल 1200 से 1707 तक लिखो, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक। और ये सल्तनत काल यहाँ तक है 1192 से 1526। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप 3 गो शासक ऐसे देखे होंगे, मतलब 3 पूरे इतिहास में। एक तो मौर्य काल जो अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया, जिसका कंट्रोल इधर हुआ पूरा अखिल भारतीय। और एक मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा कंट्रोल हुआ, लगभग अखिल भारतीय बना, अखिल भारत बना। और एक औरंगजेब के टाइम में पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने की कोशिश किया था। तो 3 ही शासक ऐसे हुए हैं पूरे इतिहास में जिसने मतलब अखिल भारत बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एक बेसिक तौर पर इस पूरे परिदृश्य को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मगध साम्राज्य डेवलप होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अखिल भारतीय नहीं बना। फिर मौर्य साम्राज्य जो है अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया, लेकिन फिर वो टूटा। तो बहुत सारे राज्य बन गए और बहुराज्य व्यवस्था कायम हुआ। उसके बाद कुषाण आए जो कि नहीं बना पाए। फिर गुप्त शासक आए, वो भी अखिल भारत नहीं बना पाए। फिर हर्षवर्धन आया, वो भी अखिल भारत नहीं बना पाया। फिर आपको प्रतिहार, चोल, ये सब भी मिलेंगे, लेकिन ये भी अखिल भारत नहीं बना पाया साम्राज्य। उसके बाद फिर खिलजी वंश स्टार्ट किया था, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन वो भी अधूरा ही रहा। तुगलक उसको डेवलप करके एक अखिल भारत आकार दे पाया है, लगभग दे पाया है। और उसके बाद फिर अकबर उसके बाद फिर बाबर आता है, फिर अकबर ने कोशिश किया, फिर उसके बाद औरंगजेब जो है एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाता है। अकबर के टाइम में भी अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं था, औरंगजेब के टाइम में आप बोल सकते हैं लगभग अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया। तो अब सोचो, ये पूरा चीज़ आप देख सकते हैं, पहले साम्राज्य बनता है फिर टूटते हैं। इस पूरे कहानी को समझने से हमको 2-3 चीज़ें आपको बता देते हैं, इस पूरे कहानी जो आपने समझा इसको लेकर के। तो पहली बात तो आपको ये बता देते हैं कि एक छोटा मतलब एक लोग आते हैं यहाँ पर और एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं, पूरे भारत पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते, वो टूट जाते हैं। कारण भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता,
ठीक है, भाषाई स्तर पर, रहन सहन स्तर पर, खान पान के स्तर पर कई सारे डाइवर्सिटी है जो उसको तोड़ देता है, लंबे समय तक कंट्रोल करना मुश्किल होता है इस एरिया पर। दूसरा, पहला चीज, आते हैं लोग और साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते भी है लेकिन लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते, टूट जाते हैं, फिर बहुराज्य व्यवस्था कायम होता है। आप पूरे इतिहास को देखिएगा ना तो आपको यही पता चलेगा कि भारत में बहुराज्य व्यवस्था लंबे समय तक टिका रहा है, यानी छोटे छोटे राज्य लंबे समय तक टिके हैं। एक पूरा साम्राज्य लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है यहाँ पर, तभी भारत एक है, ये भाव होना चाहिए। और आजकल के जो लोग बोलते हैं ना कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसे भाषा के आधार पर एक राष्ट्र बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ना तो धर्म के आधार पर ना ही भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर हम भारत को एक नहीं रख सकते हैं। हाँ, एक आधार हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि हम इतने विविधता में जी रहे हैं, इतने विविधता है हमारे यहाँ, फिर भी हम एक हैं, हम भारत के निवासी हैं। ये नेशनलिज्म का भाव से हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, एक रह सकते हैं, लेकिन धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है, टूट जाएगा। इतिहास उठा के देखो, हमने क्या बताया स्टार्टिंग में, हमने क्या बताया था, हम इतिहास के परिवर्तन को, मतलब इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए उसको समझेंगे, वर्तमान समझ में आएगा, और वर्तमान में जो करेंगे हम भविष्य को निर्धारित कर पाएंगे, भविष्य समझ पाएंगे। तो अगर वर्तमान में हम बरियरी भी अगर करते हैं दम पर, एक बना देते हैं भाषा या धर्म के आधार पर, तो फिर क्या होगा, आगे चल करके तो टूटना ही है। इतिहास से यही तो हम लोगों ने सीखा है, आगे चल करके टूटेगा। तो ऐसा काम क्यों करना कि फिर तोड़ दो भारत को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ें समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है पता है, ब्रिटिशर्स अभी तक यही दावा करते हैं ना कि भारत को हमने राजनीतिक एकता प्रदान किया। क्या यह बात सही है? आप बताना कमेंट में, क्या यह बात सही है कि नहीं है, कि ब्रिटिशर्स का यह दावा, ब्रिटिश का यह दावा कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय एकता प्रदान, उन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता प्रदान किया है, ऐसे बोल सकते हैं, तो या फिर राजनीतिक एकता प्रदान किया है ऐसे। तो आप बताओ, राजनीतिक एकता किसने प्रदान किया? ब्रिटिश ने, कि शुरू से भी था? आप देखना, इसका क्वेश्चन का जवाब देना आप। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सिर्फ आपके लिए, मतलब आप लोगों के लिए, आप लोग बताइएगा कि मुगल साम्राज्य के टूटने के बाद, जैसे औरंगजेब खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर से बहुराज्य व्यवस्था कायम होता है, फिर से कई सारे छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के में जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो बहुराज्य व्यवस्था कायम हुआ, वो भारत में पतन का और अंधकार का काल साबित हुआ है। ये मत कहाँ तक सही है, आप बताना। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आगे चल करके, इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आप बताना अभी के हिसाब से कि आपको कहाँ तक ये मत सही लगता है, कि वो काल पतन का रहा या फिर अंधकार का रहा या फिर ग्रोथ का रहा, ये भी तो देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं।